तो इस लेक्चर से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम या प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ठीक है, और फर्स्ट जो एल्गोरिदम है वो हम पढ़ने वाले हैं FCFS। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। देखते हैं कैसे वर्क करती है। विद दिस स्कीम द प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट द CPU फर्स्ट इज एलोकेटेड द CPU फर्स्ट। ठीक है, जो प्रोसेस पहले CPU की डिमांड करेगी उसे ही पहले CPU एलोकेट किया जाएगा। इसमें क्राइटेरिया क्या होता है, नॉन प्रिम्प्टिव। ठीक है, नॉन प्रिम्प्टिव की बात हम लोग पहले कर चुके हैं। नॉन प्रिम्प्टिव में क्या होता है, अगर कोई प्रोसेस पीआई ने सीपीयू को होल्ड किया हुआ है तो कोई और प्रोसेस पीजे उस प्रोसेस पीआई से सीपीयू को प्रिम नहीं कर सकती जब तक वॉलंटरली प्रोसेस पीआई सीपीयू से एग्जिट न कर जाए। ठीक है, देखेंगे अभी एग्जाम्पल में कैसे वर्क करती है। तो एक एग्जाम्पल है, कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेसेस विद देयर अराइवल टाइम। हमें उनको गिवन है अराइवल टाइम कि प्रोसेसेस सिस्टम में कब आई। ठीक है, रेडी क्यू में, एंड सीपीयू बस टाइम, और कौन सी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, और ये मिली सेकेंड में गिवन है। तो हमें कैलकुलेट करना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम एंड थ्रूपुट। ये सारे क्राइटेरिया हैं जिनकी हम बात कर चुके हैं। तो कोई भी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम लोग सॉल्व करेंगे, कोई भी क्वेश्चन, तो उस सबसे पहले हम लोगों को बनाना होता है इसमें गैंट चार्ट। ठीक है, और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ये हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जीरो टाइम पे सिस्टम में सबसे पहले कौन सी प्रोसेस आई। तो देखिए, देख रहे हैं हम लोग कि सबसे पहले प्रोसेस P1 सिस्टम में आई है, बट इसका अराइवल टाइम 1 है। तो जो CPU है वो 0 to 1 तक आइडियल बैठा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी प्रोसेस एलोकेट नहीं होगी, क्योंकि एलोकेशन तभी होगा जब प्रोसेसेस सिस्टम में एंटर करेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस P1 को 1 में आई है सबसे पहले, इसको CPU एलोकेट कर देंगे। अब इसका बस टाइम 4 है, तो 4 + 1 = 5। ठीक है, नेक्स्ट, जब ये 1 to 5 तक प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हो रही थी तो और भी प्रोसेसेस सारी सिस्टम में एंटर कर चुकी। ठीक है, देखते हैं P2 का अराइवल टाइम 5, 2, 4, 3, ऐसे ही P3, P4 और P5 का है। तो सारी प्रोसेसेस सिस्टम में आ गई हैं और P1 का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया है। नेक्स्ट, एलोकेट CPU किसे होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, P3। ठीक है, तो P3 का अराइवल टाइम 2 था, बट बस टाइम इसका 1 है, तो 5 + 1 = 6। ये भी सिस्टम से एग्जीक्यूट कर जाएगी, एग्जीक्यूशन इसका पूरा हो गया है। नेक्स्ट, अब प्रोसेस P5 सिस्टम में आई है 3 पे, तो कितना हो जाएगा इसका, 6 + 5 = 11। नेक्स्ट प्रोसेस 3, 4, P4। ठीक है, P4, इसका बस टाइम 2, 11 + 2 = 13, और लास्ट में P2 को हम CPU असाइन करेंगे। इसका बस टाइम 3 है, 13 + 3 = 16। ठीक है, तो सारी प्रोसेसेस आ गई। तो ये तो ऐसे तो बनता है गैंट चार्ट। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ और कॉलम यहाँ पे कैलकुलेट करने होते हैं, जिनमें से होगा कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम। ठीक है, तो कंप्लीशन टाइम हर प्रोसेस का गैंट चार्ट से हम देखते हैं। प्रोसेस P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 5। प्रोसेस P2 का लास्ट 16, ऐसे ही P3 का है 6, P4 13, ठीक है, और P5 11। नेक्स्ट, टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम के बारे में हमने पढ़ा था, क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो 5 - 1 = 4, 16 - 5 = 11, 4, 6 - 2, और 13 - 4 = 9, एंड 11 - 3 = 8। और वेटिंग टाइम हमें पता है कि सिस्टम में प्रोसेस ने कितनी देर वेट की। तो कैलकुलेट करते हैं हम टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। तो ये जाएगा 0, 11 - 3 = 8, 4, 3, 9 - 2 = 7, 8 - 5 = 3। ठीक है, तो सारे कॉलम्स हमने कैलकुलेट कर लिए, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते हैं। हमने देखते हैं हमने क्या किया। हमने सबसे पहले गैंट चार्ट प्रिपेयर किया। गैंट चार्ट हमेशा 0 से शुरू होगा। उसके बाद गैंट चार्ट में प्रोसेसेस को एलोकेट किया हुआ है
किस मैनर में, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जिसका अराइवल टाइम लेटेस्ट था उसको सबसे पहले, जैसे P1 सबसे पहले आई क्योंकि इसका अराइवल टाइम 1 है, 2 है P3 का, नेक्स्ट 3 है P5, 4 P4 एंड 5 P2। ठीक है, इसी ऑर्डर में हमने प्रोसेसेस को एलोकेट किया हुआ है, P1, P3, P5, P4 एंड P2। ठीक है, और यहाँ पे हम बस टाइम को ऐड करते हुए चलेंगे। अब हमें कैलकुलेट करना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम। अब टर्न अराउंड टाइम हमारे पास सारी प्रोसेसेस का है, तो एवरेज कैसे निकलेगा, सबको ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस, तो इनका सम आ जाएगा नंबर ऑफ प्रोसेसेस 5 और ये हो जाएगा एवरेज वेटिंग टाइम, इन सबका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस। 8 3 11 7 18 प्लस 3 इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो ये हमारा पहला निकल गया एवरेज टर्न अराउंड टाइम, दूसरा आ गया एवरेज वेटिंग टाइम। ये मिली सेकेंड में आएंगे, ठीक है आंसर, क्योंकि यहाँ पे जो इनके टाइम है वो मिली सेकेंड में गिवन है। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है थ्रूपुट। तो थ्रूपुट क्या होता था, नंबर ऑफ प्रोसेसेस पर यूनिट टाइम। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितनी है 5 और लेटेस्ट ये कहाँ तक गया हुआ है 16, तो 5/16 इसका थ्रूपुट हो जाएगा। ठीक है, पर यूनिट टाइम में कितनी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रही हैं। अब अगर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम की, तो ये इजी टू यूज़ होती है, इजी टू इम्प्लीमेंट होती है और इजी टू अंडरस्टैंड होती है। ठीक है, और इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। ठीक है, तो डिसएडवांटेज देखते हैं, पहले एक टॉपिक पढ़ते हैं, कॉन्वॉय इफेक्ट। ठीक है, इसको समझते हैं कि है क्या। ठीक है, सपोज देयर इज वन CPU बाउंड प्रोसेस। तो CPU बाउंड प्रोसेस क्या होती है, हम पढ़ चुके हैं, ऐसी प्रोसेसेस जो ज़्यादा टाइम CPU में स्पेंड करती हैं। ठीक है, लेस टाइम इनका IO में स्पेंड होता है। तो देयर इज अ वन CPU बाउंड प्रोसेस इन रेडी क्यू एंड सेवरल अदर प्रोसेसेस विद अ रिलेटिवली लेस बर्स्ट टाइम बट दे आर इनपुट आउटपुट बाउंड। ठीक है, तो सपोज हमारे पास एक प्रोसेस है PC, मीन्स CPU बाउंड प्रोसेस है एक, और कुछ एक हमारे पास IO बाउंड प्रोसेसेस हैं। ठीक है, IO बाउंड प्रोसेसेस भी हमें पता है जो लेस टाइम CPU में स्पेंड करती हैं। ठीक है, सपोज इसको हम डिनोट कर लेते हैं PI1, PI2 और PI3। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट हमको क्या 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 इसमें सिनेरियोज हैं। द IO बाउंड प्रोसेसेस आर फर्स्ट एलोकेटेड CPU टाइम। तो ये कह रहा है कि जो IO बाउंड प्रोसेसेस हैं उन्हें सपोज पहले CPU एलोकेट हो गया, तो इस केस में अब ये IO बाउंड प्रोसेसेस हैं तो लेस टाइम CPU में स्पेंड करेंगे। ठीक है, नाउ हाँ, इसी में दे क्विकली गेट एग्जीक्यूटेड एंड गो टू IO क्यूज। ठीक है, तो क्या करेंगे, जल्दी जल्दी CPU में अपना एग्जीक्यूशन करेंगे और IO की क्यू में चले जाएंगे। ठीक है, सपोज PI1 से शुरू हुआ 1 2 3, अब ये चले गए IO की क्यू में। ठीक है, यहाँ भी 1 by 1 IO को ये यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्या है, नाउ द CPU इंटेंसिव प्रोसेस इज एलोकेटेड CPU टाइम। अब CPU जब ये इन्होंने CPU को एग्जिट कर दिया, ठीक है, CPU से मैं एग्जीक्यूशन पूरा कर लिया, तो अब CPU किसे मिलेगा, दूसरी प्रोसेस जो हमारी CPU बाउंड थी, जो ज़्यादा टाइम CPU पे स्पेंड करने वाली है। एज इट्स बर्स्ट टाइम इज हाई। ठीक है, इसका बर्स्ट टाइम क्यों हाई है, क्योंकि ये CPU बाउंड प्रोसेस है, तो इट टेक्स टाइम टू कंप्लीट, ये थोड़ा टाइम लेगा कंप्लीट होने में। तो ये जब तक कंप्लीट होगी तब तक ये जो IO की क्यू में IO बाउंडेड प्रोसेस हैं ये अपना IO का काम करके कहाँ चले जाएंगे, वापस रेडी क्यू में, क्योंकि हो सकता है इन्हें फिर CPU की नीड हो। तो अभी इन प्रोसेसेस को CPU नहीं एलोकेट हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि CPU को जो CPU बाउंड प्रोसेस है वो होल्ड किए हुए है। ठीक है, तो इस केस में अभी जो मेरे IO डिवाइसेस हैं वो आइडल रह जाएंगे। ठीक है, उनका कोई यूज़ नहीं हो रहा है। तो अब सपोज जो CPU बाउंड प्रोसेस थी उसने CPU में अपना एग्जीक्यूशन पूरा किया और उसे अब IO के लिए वेट करना था। ठीक है, या IO के लिए रिक्वेस्ट करनी थी, तो CPU को क्या करेगी, छोड़ देगी। तो यहाँ पे जो रेडी क्यू में IO बाउंड प्रोसेसेस वेट कर रही हैं उन्हें CPU एलोकेट हो जाएगा।
अब वो लेस टाइम सीपीयू पे स्पेंड करने वाली हैं, तो वो जल्दी जल्दी अपना सीपीयू पे एग्जीक्यूशन पूरा कर लेंगी, बट अभी भी जो सीपीयू बाउंड प्रोसेस थी वो आईओ में अपना काम कर रही है, ठीक है। तो इस केस में अब इन्हें भी रेडी क्यू में रहना पड़ेगा, किन्हें, आईओ बाउंड प्रोसेसर्स को, ठीक है। उन्होंने सीपीयू में अपना एग्जीक्यूशन पूरा कर लिया है, तब वो वेट कर रही है कि जब सीपीयू बाउंड प्रोसेस इस यहाँ पे आईओ पे अपना काम पूरा करेगी तब जाके उनका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे हमारा सीपीयू क्या होता है, आइडल रह जाता है, ठीक है। तो इस पूरे सिनेरियो का कंक्लूजन ये है कि एक ऐसी प्रोसेस जो सीपीयू बाउंड थी, जिसका एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा था, उसके कारण जो शॉर्टर प्रोसेसेस थी जिन्हें कम टाइम इस सीपीयू में स्पेंड करना था, उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम तक वेट करना पड़ा। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो सिस्टम का एवरेज वेटिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कॉन्वे इफेक्ट क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम में लॉन्गर प्रोसेसेस, ठीक है, जिनका एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा है, उनके कारण जो शॉर्टर प्रोसेसेस हैं जिनका एग्जीक्यूशन टाइम कम है, उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम तक वेट करना पड़ता है, जिसके कारण सिस्टम का ओवरऑल एवरेज वेटिंग टाइम, ठीक है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, कॉन्वॉय इफेक्ट, ठीक है। एक बार एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो इस एग्जांपल में हमें एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है, इन दोनों के लिए। तो पहले वाले के लिए देखते हैं, स्टार्ट हम करते हैं गैंट चार्ट से। गैंट चार्ट स्टार्ट होता है 0 से। तो पहले कौन सी प्रोसेस आई है, 0 पे P1, ठीक है, FCFS हम यूज़ कर रहे हैं, और इसका बस टाइम है 60। तो 0 + 60 इज 60, इसका एग्जीक्यूशन पूरा हो गया। नेक्स्ट आया है फिर P2 को CPU एलोकेट होगा और इसका बस टाइम है 10। तो 60 + 10 = 17, ठीक है, इसका भी हो गया। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम। तो कंप्लीशन टाइम हम चार्ट से देख लेते हैं, P1 का है 60 और P2 का है 70। टर्न अराउंड टाइम क्या हो जाएगा, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। 60 P1 के लिए 60 - 0 इज 60 और P2 के लिए 70 - 1 इज 69। वेटिंग टाइम की बात करें तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। तो P1 के लिए 60 - 60 इज 0 और P2 के लिए 69 - 10 = 59, ठीक है। अगर वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, 59 + 0 इज 59 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 29.5, ठीक है। ऐसे ही अब इसके लिए देखते हैं, सेकेंड वाले के लिए 0। सबसे पहले कौन सी प्रोसेस आई हुई है, P2। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व P2 और इसका एग्जीक्यूशन टाइम है केवल 10, ठीक है। उसके बाद इसका एग्जीक्यूशन पूरा हुआ तो P1 को CPU एलोकेट हो जाएगा, 60 + 1 = 70। कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम। तो इसका कंप्लीशन टाइम कितना हो गया, P1 का 70, P2 का 10। टर्न अराउंड टाइम कितना हो जाएगा, 70 - 169 P1 के लिए और 10 - 0 इज 10 P2 के लिए। वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 9 और इसका हो जाएगा 0। तो इसके लिए एवरेज वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा, 9 + 0 इज 9 डिवाइडेड बाय 2 इज 4.5, ठीक है। तो अब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, ठीक है, पहले देखते हैं इन दोनों में हुआ क्या। जो प्रोसेस P1 थी उसका बस टाइम बहुत ज़्यादा था एज कंपेयर टू P2, बट पहले कौन आया सिस्टम में, P1 आई, अराइवल टाइम 0 था। तो इसके कारण यहाँ पे एवरेज वेटिंग टाइम कितना आया, 29.5, क्योंकि P2 को 59 मिली सेकेंड तक वेट करना पड़ा, ठीक है, जबकि ये केवल 1 यूनिट टाइम बाद, 1 मिली सेकेंड बाद सिस्टम में एंटर हो गई थी, ठीक है। दूसरे केस में P1 का एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा था, बट ये बाद में आई सिस्टम में जिसका एग्जीक्यूशन टाइम कम था, P2, वो सिस्टम में पहले आई और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि वेटिंग टाइम कितना आया, 4.5 मिली सेकेंड। तो अब इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो ये कितना टाइम ज़्यादा है, अराउंड 6 टाइम्स ये
ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे एक ऐसी प्रोसेस जिसका बस टाइम ज़्यादा था, उसके कारण पूरे सिस्टम की जो परफॉर्मेंस थी वो डाउन हो गई। ठीक है, तो है ये, इसी को हम कॉन्वे इफेक्ट बोलते हैं। तो हेंस इन कॉन्वे इफेक्ट वन स्लो प्रोसेस स्लोज डाउन द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटायर सेट ऑफ प्रोसेसेस एंड लीड्स टू वेस्टेज ऑफ CPU टाइम एंड अदर डिवाइसेस। ठीक है, अदर डिवाइसेस में हम IO भी बोल सकते हैं कि वो आइडल ले जा रहे हैं, उनका वेस्टेज हो रहा है। हमने इस सिनेरियो में समझा था। ठीक है, तो ये क्या थी, डिसएडवांटेज थी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की। और ये कॉन्वे इफेक्ट काफ़ी बार पूछा भी जाता है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट अब हम दूसरी CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।